Hello guys, welcome to my channel. In this video, we will be studying first chapter of SPEC of CS Executive New Syllabus, that is Choice of Business Organization. So in this chapter, we will be studying four topics, that is types of business organization, यानी business organization कितने types के होते हैं, ये हम सारे topics डिटेल में आगे पढ़ेंगे. Second topic is choice of a business organization. Third topic is factors governing the decisions for suitable form of organization, and the last topic is features of different form of organization. So moving to our first topic, which is types of business organization. So there are 9 types of business organization: sole proprietorship, partnership firm, Hindu undivided family, limited liability partnership, cooperative society, section 8 company, one person company, private company and public company. So our first form of organization is sole proprietorship. Sole proprietorship जहाँ पे एक ही पर्सन सारे एसेट्स को ओन करता है. नो लीगल फॉर्मेलिटीज़, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है. ओनर जो अपनी रिटर्न भरता है उसके साथ ही अपनी फर्म मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप की भी रिटर्न भरता है. सो फॉर्म ऑफ बिजनेस wherein one person owns all assets of business. No legal formality is required for its creation. Owner along with his personal income tax return reports the income or loss from business. नेक्स्ट, पार्टनरशिप फर्म गवर्न होता है पार्टनरशिप एक्ट से. एक डीड बनाकर ड्राफ्ट किया जाता है. डीड को रजिस्टर कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो. मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 20 हो सकते हैं. प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली शेयर किया जाता है या एज पर डिसाइडेड रेशियो में शेयर किया जाता है. सो क्रिएटेड बाय ड्राफ्टिंग अ पार्टनरशिप डीड अमंग द पार्टनर्स. गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. डीड इज रजिस्टर्ड टू मेक अ फर्म. मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 20. प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड एज डिसाइडेड इन द डीड. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक फैमिली मिलकर एक HUF बनाती है. HUF जो है अपने मेंबर्स से अलग से टैक्स की जाती है. मेंबर्स की टैक्स रिटर्न अलग जाएगी, HUF की टैक्स रिटर्न अलग जाएगी. अगर HUF की टैक्स रिटर्न अलग जा रही है तो इसका पेन भी सेपरेट होगा. नेक्स्ट, HUF क्यों बनाई जाती है? HUF बनाई जाती है टैक्सेस सेव करने के लिए. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. सपोज मिस्टर एक्स हैं जिनकी इनकम है 6 लाख, 4 लाख फ्रॉम सैलरी एंड 2 लाख फ्रॉम अदर इनकम. अब उन्हें अगर वो पूरा अपनी सैलरी और अदर इनकम दोनों सिर्फ अपनी रिटर्न में दिखाएंगे उन तो टोटल हुई 6 लाख, स्लैब मिलेगा 2.5 लाख का. तो उनकी इनकम जो टैक्सेबल होगी वो होगी 3.5 लाख. बट अगर वो HUF बनाते हैं और अपनी अदर इनकम को HUF में दिखाते हैं तो उनको 2.5 प्लस 2.5 5 लाख का स्लैब मिलेगा. तो इनकम टैक्सेबल होगी 1.5 लाख ओनली. इसलिए लोग HUF फॉर्म करते हैं. लेट्स स्टडी अ हिंदू फैमिली फॉर्म अ HUF. HUF is taxed separately from its members. Taxes can be saved by forming a HUF. HUF has its own PAN and files tax returns separately. Next, limited liability partnership. कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स हैं, उन दोनों के बेनिफिट्स इससे मिलते हैं. मेंबर्स को अलाउड होता है कि वो अपना इंटरनल मैनेजमेंट खुद ऑर्गेनाइज कर सकें. सो प्रोवाइड्स बेनिफिट्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कंपनी. Members are allowed to organize their internal management on the basis of an agreement, has the features of company and a partnership firm. Next, cooperative society. बहुत सारे लोग लाइक 3 या 4 लोग मिलकर एक cooperative society बनाते हैं. सपोज मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं एक स्कूल बनाना चाहती हूँ. मैंने अपने फ्रेंड को शेयर किया, उसने कहा अरे यार मैं भी स्कूल बनाना चाहता हूँ. और मेरे 2 और फ्रेंड्स हैं जो भी स्कूल बनाने में इंटरेस्टेड है. तो हम चारों मिलकर एक स्कूल फॉर्म करेंगे. उसके लिए हम इक्विटेबल यानी कि हम अपनी कैपिटल लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे और उस इन्वेस्टमेंट के बदले हमें एक फेयर शेयर मिलेगा रिस्क का और बेनिफिट्स का. सो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स जॉइन टुगेदर टू अचीव अ कॉमन इकोनॉमिक गोल. एक ही गोल को अचीव करने के लिए एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स टुगेदर आते हैं. मेक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन टू द कैपिटल एंड गेट अ फेयर शेयर ऑफ रिस्क एंड बेनिफिट्स ऑफ अंडरटेकिंग. नेक्स्ट, सेक्शन 8 कंपनी इस एक्ट में रजिस्टर्ड होती है. अब इसकी डेफिनेशन को हम अच्छे से लर्न करेंगे. इस्टेब्लिश्ड फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन. सबसे पहले हमें क्या याद करना है? एजुकेशन. नेक्स्ट, एजुकेशन के अंदर हमारी 12th की कॉमर्स स्ट्रीम्स आ जाएंगी, कॉमर्स आर्ट एंड साइंस स्ट्रीम्स आ जाएंगी. देन स्पोर्ट्स, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन एंड चैरिटी और एनी अदर ऑब्जेक्टिव. तो अगर इसके बारे में क्वेश्चन आता है तो ये डेफिनेशन हमें एज इट इज़ लिख कर आनी है. नेक्स्ट इज प्रॉफिट और अदर इनकम इज अप्लाइड फॉर प्रमोटिंग ओनली द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी. जो भी हमें इस सेक्शन 8 कंपनी से प्रॉफिट्स होंगे या जो भी हमें इनकम होगी, प्रॉफिट्स इनकम लेस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट्स. तो जो भी इनकम या जो भी नेट प्रॉफिट्स हमारे पास बचेंगे उसको हम सिर्फ इस कंपनी के ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए ही लगाए जाएंगे. किसी और चीज़ में वो पैसा नहीं लगाया जाएगा. इसके मेंबर्स को हम कोई डिविडेंड पे नहीं करते हैं. सो फर्स्ट इज डेफिनेशन.
Next, profit or other income is applied for promoting only the objects of the company. No dividend is paid to its members. Registered under Companies Act 2013. Next, one person company. सो वन पर्सन कंपनी इज़ अ कंपनी विद ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर. इसमें सिर्फ एक ही पर्सन मेंबर होता है, इसीलिए इस कंपनी का नाम भी दिया है वन पर्सन कंपनी. अ शेयर होल्डर कैन मेक ओनली वन नॉमिनी. सिर्फ एक ही नॉमिनी बनाया जा सकता है. नॉमिनी क्यों बनाया जाता है? इन केस शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है, इनकैपेसिटी हो जाती है, यानी वो इंसेन हो जाता है और ड्यू टू एनी अदर रीज़न, तो उसकी जगह पे नॉमिनी शेयर होल्डर बन जाएगा. So it is a company with only one person as a member. A shareholder can make only one nominee. Nominee becomes a shareholder in case of death or incapacity of original shareholder. नेक्स्ट इज प्राइवेट कंपनी. तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम नंबर्स 200 तक जा सकते हैं. शेयर होल्डर्स को ट्रांसफ़र करने का अपना शेयर्स राइट रिस्ट्रिक्टेड है और पब्लिक को अलाउड नहीं है कोई भी शेयर, डिबेंचर या कोई भी सिक्योरिटी सब्सक्राइब करना प्राइवेट कंपनी की. So right of shareholders to transfer shares is restricted. Minimum number of 2 members, maximum number of members is limited to 200. Public is prohibited to subscribe any shares, debentures or any other securities. नेक्स्ट इज पब्लिक कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी का बिल्कुल उल्टा है. राइट ऑफ शेयर होल्डर्स टू ट्रांसफर शेयर्स वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट होता है, यहाँ पे इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड. मिनिमम नंबर्स यहाँ पे 7 मेंबर्स चाहिए और पब्लिक को यहाँ परमिटेड होता है टू सब्सक्राइब एनी शेयर, डिबेंचर या और एनी अदर सिक्योरिटीज बिकॉज इट इज़ अ पब्लिक कंपनी. सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक इज चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो हम अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करते हैं, तो अगर हम कंपनी फॉर्म की तरफ जा रहे हैं, तो कंपनीज 2 टाइप की होती हैं, प्राइवेट और पब्लिक में हो सकती हैं लिस्टेड एंड अनलिस्टेड. अब जब भी हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करेंगे, हमें 2 चीज़ कंसिडर करनी है. पहला, ऑल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच टाइप ऑफ एंटिटी. हम जो भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करना चाह रहे हैं, उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, हमें कंसिडर करना है. सेकेंड थिंग जो हमें कंसिडर करनी है, कितना रिस्क या लाइबिलिटी ओनर रेडी है बेयर करने के लिए. द वॉल्यूम ऑफ रिस्क एंड लाइबिलिटीज द ओनर इज ready to bear should be considered. So our next topic is factors governing the decision for suitable form of organization. वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि हमें कौन से फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अपना बिजनेस कंडक्ट करना चाहिए. सो द फर्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस एंटिटी, वेदर टू फॉर्म सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप या कंपनीज या ओपीसी. तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप बनाएं, पार्टनरशिप बनाएं या कंपनी बनाएं. नेक्स्ट इज स्केल ऑफ ऑपरेशन. अगर हमारा स्केल स्मॉल है, मॉडेस्ट है या लार्ज है. स्मॉल है तो सोल प्रोप्राइटरशिप या ओपीसी सुटेबल है. मॉडेस्ट है तो पार्टनरशिप या एलएलपी प्रेफरेबल है. अगर स्केल लार्ज है तो कंपनी ही एडवांटेजेस है. तो अगर हमें क्वेश्चन आता है फैक्टर्स गवर्निंग द डिसीजन ऑफ सुटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो हम कोई भी फैक्टर्स डिपेंडिंग अपन द वेटेज ऑफ क्वेश्चन लिख सकते हैं, बट हमें इस फैक्टर्स नेचर ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन पहले लिख कर आने हैं. उसके बाद आप कोई भी फैक्टर्स लिख सकते हैं एज पर योर चॉइस. सो स्केल ऑफ ऑपरेशंस में नेक्स्ट चीज़ जो हमें पढ़नी है वो एंटरप्राइज कैटेगरी, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में. तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर माइक्रो एंटरप्राइजेस है तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 25 लाख से ऊपर नहीं जानी चाहिए. स्मॉल है तो 25 लाख से 5 करोड़ के बीच होनी चाहिए. मीडियम है तो 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच रहनी चाहिए. अगर सर्विस सेक्टर है तो उसका इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट माइक्रो एंटरप्राइज का 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. स्मॉल एंटरप्राइजेस में 10 से 2 करोड़ के बीच में रहेगा, 10 लाख से 2 करोड़ के बीच में. मीडियम में 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में रहेगा. सो थर्ड पॉइंट इज कैपिटल रिक्वायरमेंट. अगर स्मॉल इन्वेस्टमेंट चाहिए या हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए. अगर हम स्मॉल इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप प्रेफरेबल है. अगर हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए तो हम कंपनी फॉर्म की तरफ मूव कर सकते हैं. मैनेजीरियल एक्टिविटीज़. तो मैनेजीरियल एक्टिविटीज़ हम अकेले मैनेज कर सकते हैं बिजनेस को, या हमें थोड़े बंदों की ज़रूरत होगी, या हमें एक प्रॉपर सिस्टम की ज़रूरत होगी मैनेज करने के लिए. तो अगर एक बंदे की ज़रूरत है तो सोल प्रोप्राइटरशिप पे जा सकते हैं. पार्टनरशिप फॉर्म में देयर इज अ डिवीजन ऑफ वर्क अमंग द पार्टनर्स के बीच वर्क डिवाइड हो सकता है. बट कंपनी फॉर्म में बेटर टू फॉर्म कंपनी इफ़ ऑपरेशंस आर फार फ्लंग कॉम्प्लेक्स. अगर ऑपरेशंस जो हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं नेचर में और उन्हें प्रोफेशनल मैनेजमेंट की ज़रूरत है, तो हम कंपनी को प्रेफर करेंगे. नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट. प्रोप्राइटरशिप में कंप्लीट कंट्रोल होता है, पार्टनरशिप में कंट्रोल डिवाइड हो जाता है क्योंकि वहाँ पार्टनर्स होते हैं, और कंपनी में जो कंट्रोल होता है वो हम डायरेक्टर्स के हाथ में दे देते हैं, जिसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड भी बोलते हैं. So degree of control and management, complete control, overall control over his business. Control of business is jointly shared by the partners, and management and control of company is entrusted to the board. Next, degree of risk and liabilities.
कम है या रिस्क ज़्यादा है। तो प्रोपराइटरशिप में देयर स्मॉल रिस्क, क्योंकि और पर्सनली लाइबल फॉर ऑल डेट्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के जो भी डेट्स होंगे वो प्रोपराइटर अकेला ही बेयर करेगा। पार्टनर्स में रिस्क कम है, पार्टनर्स जो है इंडिविजुअली और जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होंगे सारी लाइबिलिटीज़ के, यानी कि अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो दूसरे पार्टनर से भी हम सारा जो डेट्स हैं वो रिकवर करवा सकते हैं, और अगर बाकी पार्टनर्स हैं उनसे भी रिकवर करवा सकते हैं। तो जॉइंटली भी सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे और इंडिविजुअली भी सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे। कंपनी के केस में मेंबर्स लाइबल होंगे अप टू द मनी इन्वेस्टेड बाय देम, जितने का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी में सिर्फ उतने अमाउंट के लिए वो लाइबल होंगे। यानी कि कंपनी में हमारी लिमिटेड लाइबिलिटी है, बाकी सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में हमारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। इसमें लिखा है इंक्लूड्स एलएलपी, यानी एलएलपी हैज़ द सेम केस। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस। तो स्टेबिलिटी, नॉट स्टेबल हो, अनस्टेबल हो या मोर स्टेबल हो। तो सोल प्रोप्राइटरशिप स्टेबल नहीं है, क्योंकि अगर प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है तो हमारी जो बिजनेस है वो टर्मिनेट हो जाता है। पार्टनरशिप फर्म अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाता है, तो उस केस में पार्टनरशिप का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। कंपनी मोस्ट स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? ड्यू टू द फीचर ऑफ परपेचुअल सक्सेशन, क्योंकि हमारी कंपनी में अगर डायरेक्टर सारे मर भी जाते हैं तब भी हमारी जो कंपनी है वो ख़त्म नहीं होती, कंपनी को सिर्फ लॉ के थ्रू ही ख़त्म किया जा सकता है। तो कंपनी परपेचुअल सक्सेशन की वजह से मोस्ट स्टेबल है। इंक्लूड्स एलएलपी, यानी एलएलपी का भी सेम केस है। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो फ्लेक्सिबल होगा या फ्लेक्सिबल नहीं होगा? तो सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत फ्लेक्सिबल होता है। क्यों फ्लेक्सिबल होता है? अगर हम अपने बिजनेस में कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं, हमें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है और हम बिना किसी इनकन्वीनियंस और लॉस के चेंजेस कर सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म में भी सेम केस है, बट कंपनी फ्लेक्सिबल नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके जो बिजनेस होते हैं वो बहुत ही लार्ज स्केल पे कंडक्ट किए जाते हैं और उसका स्ट्रक्चर रिजिड होता है। अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो हमें कंपनीज के जो एप्लीकेबल लॉज हैं उनके अंडर देखकर काम करना होगा कि कहीं हम कोई कंपनी लॉ को प्रोहिबिट तो नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ओनर होता है वो सारे प्रॉफिट्स खुद इंजॉय करता है। पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट्स डिवाइड किए जाते हैं और कंपनी प्रॉफिट शेयर करती है मेंबर्स को एज डिविडेंड। डिविडेंड का क्या केस है कि डिविडेंड का जो रेट है वो रिकमेंड करेगी बोर्ड, बट अप्रूव करेंगे शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट इज कंपनी चाहे तो बोनस शेयर्स भी इशू कर सकती है एज रिवॉर्ड। अगर प्रॉफिट ज़्यादा है डिविडेंड के साथ साथ वो चाहे तो बोनस शेयर्स भी इशू कर सकती है अपने मेंबर्स को। सो सोल प्रोप्राइटरशिप में इंजॉय ऑल द प्रॉफिट्स अर्नड बाय हिम। पार्टनरशिप फर्म इफ विलिंग टू शेयर प्रॉफिट, पार्टनरशिप इज प्रेफर्ड। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने प्रॉफिट्स बांट सकते हैं तो हम पार्टनरशिप फर्म को प्रेफर करेंगे। कंपनी के केस में प्रॉफिट्स आर शेयर्ड एज डिविडेंड इन द प्रपोर्शन ऑफ शेयर होल्डिंग। Rate of dividend decided by the board and approved by shareholder. May issue bonus share as reward. नेक्स्ट इज कॉस्ट प्रोसीजर एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत ही ईजीएस्ट है क्योंकि ज़्यादा पैसा नहीं लगता। ईजीएस्ट एंड चीपेस्ट। ईजीएस्ट क्यों है? क्योंकि कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं है तो हम इसे ईजिली फॉर्म कर सकते हैं। सो ईजीएस्ट एंड चीपेस्ट, देयर इज नो स्पेसिफिक गवर्नमेंट रेगुलेशन बट गाइडेड बाय वेरियस स्टेट एंड सेंट्रल लॉज फॉर प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस। बट लाइक जैसे शॉप लॉज हैं तो उनसे रिलेटेड इस वो गाइड करते हैं, तो थोड़े बहुत लॉज हैं बट प्रॉपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। नेक्स्ट पार्टनरशिप फर्म, क्वाइट सिंपल टू इनिशिएट। बनाना बहुत आसान है क्योंकि सिर्फ एक डीड साइन करनी है, तो अगर आपको रजिस्टर नहीं करवानी तो वो और भी ज़्यादा इजी प्रोसेस है। डीड इज़ नीडेड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म एंड फॉर टैक्स अथॉरिटीज़। अगर आपको टैक्स पे करना है या रजिस्टर करवानी है अपनी फर्म तो डीड की रिक्वायरमेंट होगी, बट उसका प्रोसीजर भी सिंपल है और डिसोल्यूशन प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल है। नेक्स्ट इज़ कंपनी। तो कंपनी जो है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि बनाने के लिए हमें फॉर्म्स लगते हैं जिनकी फ़ीस देनी पड़ती है, तो थोड़ी एक्सपेंसिव भी है। और एक्सपेंसिव किस लिए भी है? क्योंकि कंपनी को रन करने के लिए हमें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लाई करनी पड़ती हैं। सो कंपनी इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड टू फॉर्म। इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ एंड डिजॉल्व बाय लॉ। लॉ से ही बनती है और लॉ के थ्रू ही डिजॉल्व हो सकती है। ईजिली हम डिजॉल्व नहीं कर सकते। एंड ऑपरेट अंडर द प्रोविजंस ऑफ लॉ। थ्रू आउट कंपनी हम जब ऑपरेट हो रही है तो भी प्रोविजंस, लॉ के प्रोविजंस के अंडर ही ऑपरेट होगी। एक्सपेंसिव है क्योंकि बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है जिनको फुलफिल करने के लिए हमें एक्सपेंस करना पड़ता है। नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज़ में लीड टू इंसॉल्वेंसी और लिक्विडेशन। अगर हम अपने ड्यूज़ की पेमेंट नहीं करते तो हमारी कंपनी इंसॉल्वेंट या लिक्विडेशन में भी जा सकती है। नेक्स्ट इज टैक्स इम्प्लीकेशन। टैक्स लाइबिलिटी प्रोप्राइटरशिप में डिपेंड किस पे करेगी? जितना वो प्रॉफिट कमाएगा। Tax liability depends to the extent of profits earned. Next, the liability of owner is unlimited. Next, partnership firm में tax liability depends to the extent of profits earned. The liability of owner is unlimited. तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म में टैक्स इम्प्लीकेशन का केस बिल्कुल सेम है, बट कंपनी के केस में चेंज है क्योंकि टैक्स लाइबिलिटी हायर होती है। हायर क्यों होती है? क्योंकि कंपनी फ्लैट रेट पे टैक्स पे करती है।
30% या कोई भी परसेंट उस टाइम पे, कोई भी रेट उस टाइम पे चल रहा हो उस पर। सो टैक्स लाइबिलिटी हायर है, लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ शेयर्स परचेज, और शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी जो कहाँ तक लिमिटेड है, जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है, जितने का उन्होंने शेयर परचेज किया है। इंक्लूड्स एलएलपी, यानी एलएलपी का भी सेम केस है। नेक्स्ट इज ज्योग्राफिकल मोबिलिटी। अगर कंसर्न सिर्फ लोकल मार्केट में डील करना चाहती है या सीजनल प्रोडक्ट्स में, जैसे मैंगोज हो गए या और कोई फ्रूट्स है, या पेरिशेबल गुड्स में जो जल्दी ही, जैसे मिल्क हो गया या ब्रेड हो गए, जो जल्दी ही, जिनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती, तो उस केस में हम सोल प्रोप्राइटरशिप को प्रेफर कर सकते हैं या पार्टनरशिप को प्रेफर कर सकते हैं। कंपनी के केस में कब सुटेबल है, अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो हम ऑल ओवर इंडिया में मार्केट करना चाहते हैं। सो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप इज सुटेबल इन केस ऑफ कंसर्न डीलिंग विद लोकल मार्केट, सीजनल प्रोडक्ट्स या पेरिशेबल गुड्स, और फॉर अ स्पेसिफिक सिटी या लोकेलिटी, या किसी छोटे एरिया में अगर हम अपना प्रोडक्ट मार्केट करना चाहते हैं। सुटेबल इन केस इट इज़ प्रपोज टू मार्केट द प्रोडक्ट और सर्विस ऑल ओवर इंडिया, अगर वो पूरी इंडिया में अपना प्रोडक्ट मार्केट करना चाहते हैं तो हम कंपनी फॉर्म की तरफ जाएंगे। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप, तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में नो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप, क्योंकि ओनर जो होता है वो खुद ही सारे प्रॉफिट्स एंजॉय करता है और लॉसेस को बेयर करता है। पार्टनरशिप फर्म में जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं वो एग्रीड रेशियो में शेयर किए जाते हैं। अगर पार्टनर एग्जिट करता है एक और दूसरा पार्टनर एंटर करता है तो उसको सेम शेयर दिया जाएगा, उसको भी बेनिफिट्स मिलेंगे ओनरशिप के, और प्रॉफिट्स एंड लॉसेस वो शेयर करेगा। कंपनी के केस में ट्रांसफ़र करना अपनी शेयर होल्डिंग बहुत ईजी है, क्योंकि आपको सिर्फ अपनी शेयर होल्डिंग ट्रांसफ़र करनी है और आपकी ओनरशिप भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। मैनेजीरियल नीड्स, अगर हमारा जो कंसर्न है वो सिर्फ छोटे एरियाज़ में ही काम करना चाहता है तो एक पर्सन भी उसको मैनेज करने के लिए इनफ होगा। लेकिन अगर हमारा कंसर्न थोड़ी बहुत ज़्यादा वास्ट एरिया में चाहता है अपना बिजनेस फैलाना, तो उस केस में हमें थोड़े ज़्यादा पर्सन्स की ज़रूरत होगी, तो हम पार्टनरशिप को प्रेफर करेंगे। और अगर पूरे बहुत लार्ज स्केल पे या इंटरनेशनली आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस केस में आपको स्पेशलिस्ट्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि इंटरनेशनली लॉज जो हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो स्पेशलिस्ट पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस केस में हम जो है कंपनी फॉर्म को देखेंगे। सो मैनेजीरियल नीड्स, इट इज़ सुटेबल व्हेन कंसर्न कैटर्स टू लोकल नीड्स, ओनली वन पर्सन विल बी इनफ टू मैनेज द बिजनेस। Partnership firm में it is suitable when business caters to more areas, more persons are needed to look after business functions. Company, it is suitable when business is run on a large scale, service of specialists is required to manage various departments. नेक्स्ट सीक्रेसी, अगर आप सीक्रेसी या तो मेंटेन करना चाहता है कोई या नहीं मेंटेन करना चाहता है। अगर मेंटेन करना चाहता है तो सोल प्रोप्राइटरशिप के पास जाएगा, क्योंकि अपनी सीक्रेट्स वो किसी को नहीं बताएगा फिर। सो स्मॉल बिजनेस कंसर्न इज प्रेफर्ड एज सीक्रेसी इज ऑफ सुप्रीम इंपॉर्टेंस फॉर देम। तो स्मॉल बिजनेस कंसर्न्स प्रेफर की जाती हैं अगर आपके लिए सीक्रेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी सीक्रेसी मेंटेन करनी है, तो आप प्रोप्राइटरशिप की तरफ मूव करिए। पार्टनरशिप फर्म में सीक्रेसी नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि हमारे जो पार्टनर्स हैं उन्हें भी हमारे अकाउंट्स, हमारे जो बिजनेस रिलेटेड डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, उसकी डिटेल्स होती हैं। तो हमें उस केस में क्या करना है? इंश्योर करना है। क्या इंश्योर करना है? कि जो हमारे पार्टनर्स हैं वो भी सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हों। कंपनी में सीक्रेसी बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। क्यों रिस्ट्रिक्टेड है? क्योंकि कंपनी को अपना डेटा और इन्फॉर्मेशन MCA इनकम टैक्स पर देना पड़ता है, जिसकी वजह से जो पब्लिक डोमेन है, यानी कि जो पब्लिक है हमारी, वो जब भी चाहे उस डेटा को एक्सेस कर सकती है। सीक्रेसी में भी रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज ऑफ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट टू प्लेस द इंफॉर्मेशन इन पब्लिक डोमेन विच इज़ एक्सेसिबल टू एनी पर्सन। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस। आपको फ्रीडम चाहिए या आपको फ्रीडम रिस्ट्रिक्टेड चाहिए? तो अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो सुटेबल है इफ एंटरप्रेन्योर वांट्स टू हैव फ्रीडम इन बिजनेस विद लिटिल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। नेक्स्ट, पार्टनरशिप फॉर्म सेम एज सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें भी वही केस है। अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप को प्रेफर कर सकते हैं। और कंपनी के केस में इट इज़ सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशंस। इसमें गवर्नमेंट रेगुलेशंस होगी, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होगी। इसलिए हमारी जो, अगर आपके लिए इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना मैटर नहीं करता, तो हम कंपनी फॉर्म की तरफ जा सकते हैं। मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, फीचर्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हम देखेंगे जो हमारी डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हमने पढ़ी उनके क्या क्या फीचर्स हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फीचर्स हैं रेजिंग फंड्स, लिमिटेड लाइबिलिटी, स्टार्टअप कॉस्ट, रिक्वायर्स ग्रेटर कंप्लायंस एंड फ्यू टैक्स एडवांटेज। सो प्राइवेट कंपनी रेजिंग फंड्स, अगर फंड्स रेज करना चाहता है कोई ओनर वेंचर कैपिटलिस्ट के थ्रू, तो उसको रजिस्टर करना होगा एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्यों? क्योंकि सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही उन्हें शेयर होल्डर्स बना सकती है।
लिमिटेड लाइबिलिटी हम सब ने पढ़ा है, लाइबिलिटी कहाँ तक लिमिटेड होती है, अप टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द शेयर होल्डर्स। स्टार्टअप कॉस्ट हमारी कंपनी में होती है, क्यों होती है, क्योंकि हमें फॉर्म्स फिल करने पड़ते हैं जिनकी एक प्रिस्क्राइब्ड फीस जाती है। बट फी फॉर फाइलिंग स्पाइस फॉर्म हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म होता है। एमओए एंड एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, रिड्यूस कर दिया गया है 0 फॉर प्रपोज्ड कंपनीज। वो प्रपोज्ड कंपनीज कौन सी है, 2 टाइप की कंपनी है, जहाँ पे हमारा इन केस कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, जहाँ पे कंपनी की शेयर कैपिटल है, और दूसरा केस है कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो कंपनी अगर हैविंग शेयर कैपिटल है तो उसके लिए केस क्या है, ऑथराइज कैपिटल 10 लाख तक होनी चाहिए, और कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो हमारे जो मेंबर्स हैं वो अप टू 20 होने चाहिए। उस केस में एमसीए ने हमारी जो फीस है उसको रिड्यूस कर दिया है टू 0। रिक्वायर्स ग्रेटर कंप्लाइंस, क्योंकि कंपनी है तो उसको ज़्यादा कंप्लाइंसेस फॉलो करने पड़ते हैं। देयर आर नंबर ऑफ कंप्लाइंसेस आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड सच एज स्टैच्यूटरी ऑडिट, एनुअल फाइलिंग विद आरओसी और इनकम टैक्स रिटर्न्स। फ्यू टैक्स एडवांटेजेस, कुछ टैक्स एडवांटेजेस भी हैं, बट फ्यू क्यों है, सेगमेंट स्पेसिफिक एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक हमें टैक्स एडवांटेजेस दिए जाते हैं। जैसे हमने एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को दे दिया कि टेलीकॉम इंडस्ट्री को हम कुछ टैक्स एडवांटेजेस देंगे, बट जो टैक्सेस हैं वो तो 30% पे ही पे किए जाएंगे। सो सेगमेंट स्पेसिफिक एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक टैक्स एडवांटेजेस आर प्रोवाइडेड, बट taxes are to be paid at a flat rate on profits. तो features क्या क्या है, raising funds, limited liability, startup cost, requires greater compliance and few tax advantages. Next is partnership firm. Partnership firm unlimited liability, easy to start है, relatively inexpensive है। unlimited liability क्यों है, क्योंकि अगर कंपनी अपने डेट्स रिकवर नहीं, फर्म अगर अपने डेट्स रिकवर नहीं कर पाती है तो हम अपने पार्टनर्स के पोजेशंस को भी से रिकवर कर सकते हैं। इजी है स्टार्ट करना, क्योंकि सिर्फ एक डीड बनानी है, उसको रजिस्टर करना है, प्रोसीजर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव क्यों है, एलएलपी से, क्योंकि एलएलपी में कुछ फ़ीस जाती है लेकिन हमारी पार्टनरशिप फर्म में फ़ीस नहीं जाती, और कंप्लाइंसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से ऑपरेट करना भी फर्म को हमारे लिए थोड़ा ईजी और इनएक्सपेंसिव हो जाता है। Unlimited liability, the partner in the business are liable for all of his debts. The liability can be recovered from partner's personal possessions. Easy to start, the firm may be registered or not registered. The procedure to registration is also simple. Relatively inexpensive. It is cheaper to start a firm than an LLP due to minimal compliance requirements. It is inexpensive to operate over the long term. Now, limited liability partnership or LLP. Startup cost, fewer compliance, tax advantage and number of partners. स्टार्टअप कॉस्ट चीपर होती है देन स्टार्टिंग अ प्राइवेट कंपनी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी की फीस थोड़ी ज़्यादा होती है, बट एलएलपी की कंपैरेटिवली कम होती है। फ्यूअर कंप्लाइंसेस, एमसीए हैज़ मेड सम कंसेशंस टू द एलएलपी, हैंस देयर आर फ्यूअर कंप्लाइंसेस। एमसीए ने एलएलपी के लिए कुछ कंसेशंस दिए हैं कुछ प्रोविजंस में, तो इस वजह से जो हमारी एलएलपी को ऑपरेट करना हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। तो फ्यूअर कंप्लाइंसेस। टैक्स एडवांटेज, अगर बिजनेस जो है हमारा प्रॉफिट अर्न कर रहा है 1 करोड़ से ऊपर, तो एलएलपी को कुछ टैक्स बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जैसे कि सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होता, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता, और इसके अलावा जो हम अपने पार्टनर्स को लोन्स देते हैं वो भी टैक्सेबल नहीं होते। नंबर ऑफ पार्टनर्स कोई लिमिट नहीं है। Cheaper than starting a private company, MC has made some concessions to the LLP, hence there are few compliances. If business is earning over 1 crore in profit, LLP offers tax benefits. Surcharge and dividend distribution tax does not apply to LLPs. Loans to partners are not taxable and no limit on the number of partners. Next is one person company for solo entrepreneurs. High compliance requirement, minimal tax advantage and startup cost. 1 person company, एक पर्सन अगर कोई अपनी कंपनी क्रिएट करना चाहता है तो बना सकता है। अगर वो सोल प्रोपराइटरशिप से थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है, सोल प्रोपराइटरशिप में अगर वो खुश नहीं है तो 1 पर्सन कंपनी के फॉर्म में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। हाई कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि ये कंपनी इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, जिसके लिए कुछ कंप्लाइंसेस है, जैसे कि स्टैच्यूटरी ऑडिट सबमिट करनी पड़ती है, एनुअल रिटर्न्स और बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स हो गई। बट सोल प्रोपराइटरशिप में क्या है, आप स्टैच्यूटरी ऑडिट और एनुअल रिटर्न्स नहीं सबमिट करते हो, इनकम टैक्स रिटर्न वहाँ भी जाती है। मिनिमल टैक्स एडवांटेजेस, वही कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक टैक्स एडवांटेजेस दिए जाते हैं, बट जो टैक्स है वो फ्लैट रेट पे ही पे किया जाता है। स्टार्टअप कॉस्ट सेम जैसा हमने पढ़ा है अपनी कंपनी में कि अगर शेयर कैपिटल, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो अप टू 10 lakhs एंड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो अप टू 20 मेंबर्स फीस को रिड्यूस कर दिया गया है। सोल प्रोपराइटरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी है और ईजी टू स्टार्ट है। ऑल डेट्स आर रिकवर्ड फ्रॉम द सोल प्रोपराइटर, जो भी हमारी डेट्स होते हैं कंपनी के वो सोल प्रोपराइटर से रिकवर किए जाते हैं, और इसको स्टार्ट करना बहुत ईजी है क्योंकि कोई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं है, कोई गवर्नमेंट रेगुलेशंस नहीं है।
सो हमारे ये टॉपिक ख़त्म होता है एंड नेक्स्ट वी आर मूविंग टू क्वेश्चंस फ्रॉम द मॉड्यूल। तो मॉड्यूल में किस टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं और हमें उन्हें कैसे आंसर करना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फैक्टर्स विच गवर्न द चॉइस ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन जितने मार्क्स का आएगा आप उतने फैक्टर्स बता के आओगे, बट फर्स्ट एंड सेकेंड फैक्टर्स आप ज़रूर बता के आओगे, जो क्या है नेचर एंड स्केल। वाई वुड यू प्रेफर LLP कंपेयर टू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हमें इसमें LLP के एडवांटेजेस बताने हैं प्राइवेट लिमिटेड में जो नहीं है, यानी कि प्राइवेट LLP और प्राइवेट लिमिटेड का डिफरेंस क्रिएट करना है, जिसमें हमें LLP के एडवांटेजेस पर फोकस करना है। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। डिफरेंस बताना है। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ओनर होता है, इसमें हम पार्टनर्स क्रिएट करते हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं है, इसमें लीड रजिस्टर करवानी पड़ती है एंड एटसेट्रा। तो हमें इसका डिफरेंस बता कर आना है। इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द ओनर इज पर्सनली लायबल फॉर ऑल डेट्स ऑफ बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप इट इज। सोल प्रोप्राइटरशिप के आपको जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला जो फीचर है उसको आपको एक्सप्लेन करके आना है अच्छे से। नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप कंपेयर टू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगेन हमें इसमें पार्टनरशिप के एडवांटेजेस बताने हैं प्राइवेट लिमिटेड से कंपेयर करते हुए। लाइक पार्टनरशिप में हमारे पार्टनर्स होते हैं, कंट्रोल हमारे हाथ में होता है, बट प्राइवेट लिमिटेड में कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता है। इस टाइप से आपको सारे एडवांटेजेस लिखने हैं वन बाय वन। नेक्स्ट इज वाई वुड यू प्रेफर OPC टू अ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो OPC में अपना बिजनेस का स्कोप बढ़ा सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में इतना स्कोप हमारा नहीं होता। नेक्स्ट, हम इस तरीके से हम ये बताएंगे OPC के बेनिफिट्स हमें इसमें लिखने हैं। OPC में हमारी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, बट सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड होती है। इस टाइप से आपको सारे क्वेश्चंस आंसर करके आने हैं एंड दैट्स इट। So please like and do share your views in comment box. Subscribe my channel for more such videos. Next video will be coming soon. Till then, be focused and keep studying. Bye bye.